बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। हुकूमत अब कतन इस हाल में नहीं है कि वो इस इकॉनमी के लिए कुछ कर सके। हाथ पांव फूले हुए नजर आते हैं। अगले दिन एक इंटरव्यू में, गालिबन जियो न्यूज़ पे इंटरव्यू था इसहाक डार का, वो ये कह रहे थे कि हमें जून तक तकरीबन $31 बिलियन चाहिए, जिनमें तकरीबन 10 बिलियन या 11 बिलियन के करीब तो करंट अकाउंट डेफिसिट है, और उसके अलावा जो $20 अरब हैं वो हैं जो कि कर्जों वर्जों की अदायगी और इधर उधर पे करने हैं। पैसा ये कहीं भी नहीं है। यहाँ पे इकॉनमी ठीक करने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। जो सूरत हाल है वो ये है कि बैरून मुल्क पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड जो हैं उनको इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया है। बैंकों को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि बाहर कोई ट्रांजैक्शंस अगर हों क्रेडिट कार्ड पे तो उनको ऑनर ना किया जाए। तो वो बंद हो गए। अगर बाहर कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहेगा तो वो इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इसी तरह जो सूरत हाल है अंदरून मुल्क, अगर आपको कोई डॉलर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो बैंक आपको नहीं दे रहे, कोई ना कोई बहाना करके वो जान छुड़ा रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का जहां तक ताल्लुक है, बैंकों से जब लोन लेते हैं, कारोबारी तबका लोन लेता है, कमर्शियल लोन्स होते हैं, कमर्शियल बैंकों से लिए जाते हैं, तो वो जाहिर करता है कि कितना कारोबार चल रहा है, इंडस्ट्री चल रही है। वो उसमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। वो बैंकों से कर्जा लेके तो वो माल बनाते हैं, माल बेच दिया जाता है और बैंक को बैंक के पैसे दे दिए जाते हैं। अपना प्रॉफिट लोग अपनी जेब में डाल लेते हैं। ये इतनी बड़ी तबाही हुई है इसमें कि आप सोच ही नहीं सकते। पिछले दौर में, पिछले साल जबकि हुकूमत थी पीटीआई की, और जुलाई से लेके नवंबर तक का महीना, यानी ये तकरीबन 5 महीने, इसमें 476 अरब रुपया लोन की शक्ल में बैंकों से वसूल किया लोगों ने। और इस साल जुलाई से लेकर नवंबर तक सिर्फ 27.5 अरब रुपया। यानी दूसरे लफ्जों में बिजनेस एक्टिविटी, खास तौर पे जहां एक्सपोर्ट्स वगैरह का ताल्लुक है, वो तकरीबन खत्म हो चुकी है, बंद हो चुकी है। इन हालात में हुकूमत जो है वो बिल्कुल, उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। मेरा ख्याल है कि मुल्क से फरार होने की तैयारियां हैं, लेकिन कुछ काम रहते हैं। मुल्क को बर्बाद करना तो एक काम था ही उनका, लेकिन उसमें आपको पता है कि अपने करप्शन के पैसे हजम करने, उसके लिए कानूनी जवाब निकालना, वो उनकी ज़रूरत थी। एक एक करके शरीफ फैमिली के लोगों को बरी कराया, जरदारी फैमिली के लोग बरी हो गए, कोई रह गया है तो वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। सो ये काम मुकम्मल हो जाएगा जबकि सब लोग क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे जो मामला अटका हुआ है वो है मियाँ नवाज शरीफ का। ये वो अधूरे काम है। मियाँ नवाज शरीफ का मसला ये है कि वो मुल्क में आना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि उनको जेल में ना भेजा जाए। लेकिन यहाँ पे इनका केस सलमान शहबाज या दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है। उनके ट्रायल अभी शुरू नहीं हुए थे, ये सजा याफ्ता हैं, तो सजा से भागे हुए हैं। इनको गालिबन 3 हफ्ते की या 4 हफ्ते की इजाज़त मिली थी मुल्क से बाहर जाने की, तो ये 3-4 साल से गायब है, 3 साल से गायब है। अब इन हालात में लाजमन जैसे वो मुल्क में आए तो कानून तो यही है कि उनको फौरी तौर पे हिरासत में लेके जेल में डाल दिया जाएगा। हुकूमत की कोशिश है कि इसका कोई रास्ता निकाला जाए। कोई कहता है कि जी आप इस तरह करें कि कोई यहाँ पे बंगला वगैरह, कोठी जहाँ मियाँ साहब ठहर सकें, उसको सब जेल करार दे दें। वो इसके, लेकिन उसमें भी कानूनी मसाइल मौजूद हैं। लिहाजा ये काम जैसे ही हो जाएगा तो फिर हुकूमत शायद उसके बाद सोचे कि आगे इलेक्शन करवाने हैं या कुछ और करना है। इसके साथ साथ करप्शन भी इस वक्त में धड़ाधड़ चलती रही है, और उसमें बड़ा क्वाइटली पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं हुकूमत में, जो वज़रा वगैरह हैं, उनमें ख़ास तौर पे आप देखिए बिलावल भुट्टो वगैरह, वो अपने बैरूनी मामला सीधे कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इधर उधर जाके जहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ कुछ है, वहाँ पे
वो अपना सिलसिला सेट कर रहे हैं और खामोशी से लगे हुए हैं, उनकी कोई खबर नहीं, किसी को पता नहीं किधर हैं। सुनने में आ रहा है कि आज वो अमेरिका में है। इसी तरह बाकी भी लोग जो हैं वो फिर फरा रहे हैं और इधर मियाँ फैमिली जो है वो अपने काम पे लगी हुई है। अब यहाँ पे एक जो करप्शन की कहानी नज़र आती है, हमेशा जब भी ये इनकी गवर्नमेंट्स आई हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई हैं, तो इन्होंने जो प्राइवेटाइजेशन का अमल किया है उसमें इन्होंने हमेशा लूटमार का काम किया। उसमें बड़ा मशहूर केस है एमसीबी बैंक का, जो कि प्राइवेटाइज करके तो मियां मंशा को दिया गया था, हमेशा उसका जिक्र आता है। इसी तरह जो अभी कर्जे हैं लिए हुए, उनमें कुछ चीज़ें तो आप रखवाली को उसको रखवा के, गिरवी रखवा के तो उसकी बुनियाद पे कर्जे लेने हैं, उसमें एयरपोर्ट, सड़कें, ये वो पता नहीं क्या क्या गिरवी रखा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जो पैसा चाहिए उसके लिए भी मसला है कि वो कुछ चीज़ें बेच के पैसा इकट्ठा करना है। लिहाजा खबरें ये हैं कि अमेरिका में जो पुरानी बिल्डिंग एम्बेसी की, जिसको कि फर्निश करने पे 70 लाख रुपया, $70 लाख कर्जे पे लेके तो उसको फर्निश किया गया, वो बिल्डिंग जो है वो अब बेची जा रही है। लेकिन 70 लाख कर्जे से फर्निश की हुई या उसको रेनोवेट करके सजाया, जो साइदा जो उसकी बनाई गई, वो बिल्डिंग सुनने में आ रहा है कि $68 लाख में बेची जा रही है। जबकि ये इतला वहाँ से प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के पाकिस्तानी हैं डीलर, वो दे रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जी मैं $120 मिलियन में इसको ख़रीदने को तैयार हूँ। यानी दुगनी कीमत तकरीबन वो देने को तैयार हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये किसी अपने जानने वाले को, गैर मुल्की किसी अरब वगैरह को बेची जा रही है, और अगर ये इस कम कीमत पे बेची जा रही है तो लाजमन इसमें किकबैक्स होंगी, हिस्सा होगा यहाँ किसी का। सुनने में ये भी आया है कि जो कैबिनेट है उसने मुखालफत की थी कि इसको इस तरह ना बेचें इस कीमत पे, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया है कि वो सौदा आगे चलेगा। अब अगर ये आप समझें कि शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट के फैसले को वो रूल करके ये किया है, तो उससे यही अंदाज़ा होता है कि कोई ज़ाती मफाद इसके पीछे छुपा हुआ है। यहाँ जो दूसरी चीज़ जो भी नज़र आ रही है, मियाँ साहब को लाने के अलावा, मियाँ साहब को लाने के बाद की तो बड़ी बातचीत, PMLN रोज़ाना कोई ना कोई कहानी सुनाती है, ये उनका इशू नंबर 1 है। उनका आवाम का मसला या इकॉनमी की बर्बादी ये उनका नंबर 1 मसला नहीं है। नंबर 1 मसला यह है कि मियाँ साहब को ला के कैसे उन्होंने सुरखरू करना है। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग का किस्सा आया, रिकॉर्डिंग का केस आपने देखा कि वो सुप्रीम कोर्ट से उसका जो मुआहदा था उसको अप्रूव करवाया गया कि इसमें लीगली और सब हर तरह से ये मुआहदा जो है ये ठीक ठाक है, इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। कल को ये ना हो कि अदालत में कोई जाए और ये मुआहदा जो है वो ख़त्म करवा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सिक्का बंद उसको मोहर लगा दी कि ये बिल्कुल दुरुस्त है मुआहदा, इसको कंटिन्यू करें। और इसमें बलूचिस्तान के हकूक़ बड़ी अच्छी तरह उनकी निगहदाश्त की गई है, उनको पहले से कहीं ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है, 38% के करीब कहा जा रहा है। लेकिन जो अख्तर मैंगल की पार्टी है बलूचिस्तान से, वो इत्तेहादी है इस हुकूमत की, और उन्होंने हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी हमसे इस पर मशावरत नहीं की। अब ये पता नहीं कि इस माहदे में बलूचिस्तान को तो ठीक ठाक हिस्सा मिल रहा है, तो ये पता नहीं कि अख्तर साहब का क्या, अख्तर मैंगल का क्या मतलब है, क्या मकसद है, मशावरत करके उन्होंने क्या लेना था, कोई हिस्सा मांगना चाहते हैं, लेना चाहते हैं जो उनको नहीं मिला, कोई गड़बड़ है। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं, वो MQM हो या दूसरी छोटी जमातें, बाप वगैरह, उन सब पार्टियों में इस वक्त बड़ी बेचैनी है। एक तरफ तो उनको नज़र आता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, अगले इलेक्शंस में उनको बड़ा सख्त मुकाबला होगा और हो सकता है कि वो मुकाबला कर भी ना सकें। लेकिन दूसरी तरफ जो माशी हालत है, जो हुकूमत ने बर्बादी फेरी है, उस बर्बादी में वो नहीं चाहते कि उनका हिस्सा नज़र आए, लेकिन जब हुकूमत का हिस्सा है तो हिस्सा नज़र आएगा। उनको वो सारे इल्ज़ाम जो इस हुकूमत पे आएंगे उसका शेयर उनको भी लेना होगा। लिहाजा लगता ये है कि वो भी अख्तर मैंगल की तरह बहाने ढूंढ रहे हैं ताकि वो डूबती कश्ती में से वो भी छलांग लगा के बाहर आए। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि आज की हुकूमत को सामने नज़र आ रही हैं कि उनके साथ ये हो सकता है। अगर इलेक्शन नहीं कराते, अपनी मर्ज़ी से कुछ हल नहीं निकालते, तो इत्तेहादी जो है वो किसी भी वक्त अपने मुफादात के लिए वो छोड़ के जा सकते हैं। अगर वो छोड़ जाएं तो हुकूमत फौरी तौर पे गिर जाती है।
लिहाजा ये एक इशू इस वक्त इनके सामने है कि इसको कैसे हैंडल करना है। इन हालात में जब इत्तेहादी आपसे नाराज़ हों और ये लग रहा हो तो आपके पास ऑप्शन एक ही है कि आप इलेक्शन करवा दें, लेकिन उससे खौफ है। एक तो ये मियाँ साहब की वापसी का मसला भी हल नहीं हुआ, दूसरी तरफ ये है कि इलेक्शन में आपको अपना मुकद्दर डूबता हुआ नजर आ रहा है, सो कैसे ऐलान अपने मुंह से कैसे कह दें। लिहाजा इस वक्त जो भाग दौड़ की जा रही है, कोशिश की जा रही है, वो ये है कि केयर टेकर सेटअप का एक सिलसिला किया जाए और वो केयर टेकर सेटअप जो है वो साल, 1.5 साल या 2 साल तक वो चलता रहे, ताकि इलेक्शन से जान छूट जाए और उस दौरान में हो सकता है कोई मुआवजा ऐसा हो जाए जिससे कि पीडीएम के फिर कुछ मामला संभल जाएं। अब वो कानूनी तौर पे, अगर आईनी तौर पे हम देखें तो उसमें तो कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि आप यूं केयर टेकर सेटअप ले आएँ, लेकिन होगा यही, कोशिश इनकी यही है कि अगर पीटीआई वगैरह मान जाए तो जो लूली लंगड़ी पार्लियामेंट है उसमें ये इस तरह का कोई कानून पास करवा लिया जाए। उसमें इनके सारे मामला हल हो जाते हैं, क्योंकि केयर टेकर्स आके तो इस मुसीबत को संभालने में लग जाएंगे कि ये जो मुल्क का हाल किया है, हशर किया है, वो उसको टेक्नोक्रेट्स वगैरह मिलकर उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। और इतनी देर में जब ये साल, 1.5 साल का वक्त चले तो फिर ये केसेस वगैरह, इनके सब मामला पुराने हो चुके होंगे, नई कहानी चल निकलेगी और इस तरह ये सुरखरू भी हो सकेंगे। अवाम हो सकता है भूल भी जाएं 1 साल में, 1.5 साल में कि ये हमारे साथ क्या करके गए। इस सारे खेल में मैं फिर वहीं बात करता हूँ, मैं मेरी मेरी चूँकि सोच वहीं आके अटकती है कि हम इस अंजाम पे पहुँचे क्यों, कैसे। ये ठीक है कि मुल्क के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उस वक़्त जबकि पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक़्त जो लोग चांसेस बताते थे डिफ़ॉल्ट के, वो ये कहते थे कि जी आपके डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस जो हैं 15-20% हैं। 100 में से 15-20 देखने को ज़्यादा है, लेकिन अगर आज से मुआवजा करें तो आज लोग कहते हैं कि जी आपका 80% चांस यही है कि आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। सो ये जो 15-20 से हम 80% तक पहुँचे, ये सिर्फ उसमें मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि ये एक रजीम चेंज का ड्रामा है जिसकी वजह से ये सारा किस्सा हुआ। मैं बैठ के यहाँ बद्दुआ ही देता हूँ कि या रब्बुल आलमीन, जिन्होंने ये रजीम चेंज का जुल्म किया इस मुल्क के साथ, तो उनकी नस्लें बर्बाद कर दे, उनको तबाह कर दे, उनका कुछ न छोड़, इस वजह से कि उन्होंने इस मुल्क के 22-23 करोड़ आवाम को रुसवा किया है, जलील ख़ार किया है, हमारी बका का मसला बना के रख दिया है। लेकिन मेरी बद्दुआ अपनी जगह पे, लेकिन कानूनी रास्ता भी होना चाहिए और कानूनी रास्ता यही है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसमें लाजमन वो किरदार ढूंढ के सामने लाने चाहिए ताकि उनको फांसियां दी जा सके कि आपने मुल्क के साथ किया क्या। ये जो किरदार हैं रजीम चेंज के, ये सिर्फ और सिर्फ एक जुडिशल कमीशन के जरिए ही सामने लाए जा सकते हैं। मैं और आप जब बात करते हैं और मेरे अपने वीलॉग्स पे लोगों ने कमेंट दिए होते हैं, वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि जी फलां जिम्मेदार फलां, ये बातें हो सकता है कि परसेप्शन की बुनियाद पे हों या अगर दुरुस्त भी हों तो उनकी कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि वो मेरी और आपकी सोच है। लेकिन अगर एक कमीशन ये बात करेगा और वो पॉइंट आउट कर देगा कि हाँ हम सब शवाहिद देखने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि फलां 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 लोग जिम्मेदार हैं इस सारी तबाही के, तो फिर उनके ऊपर हाथ डालना आसान होगा और कानून भी आपका साथ देगा। सो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि खुदारा हमारा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जागे और एक जुडिशल कमीशन इंडिपेंडेंट किस्म का बना दे जो कि इन तमाम मरदूदों को निकाल के बाहर करे, ताकि कौम उनको नोचे, अच्छी तरह उनका सत्यानाश करे जिन्होंने इस मुल्क का यह हशर किया है। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।